नमस्कार। आज हम बात करेंगे प्रेमचंद की कहानियों के बारे में, एक तरह से कहानीकार प्रेमचंद के बारे में। प्रेमचंद की कहानियाँ आप अपनी आरंभिक कक्षाओं से पढ़ते आए हैं। कुछ कहानियाँ आपकी स्मृति में होंगी, कुछ कहानियाँ आपने कक्षाओं से बाहर भी पढ़ी होंगी, लेकिन कहने का आशय यह है कि प्रेमचंद एक कथाकार के रूप में, एक कहानीकार के रूप में आपकी स्मृति में होंगे। लेकिन जब आप इस कक्षा में आज बात कर रहे हैं प्रेमचंद की कहानियों की, कहानीकार प्रेमचंद की, तो इसका आशय कुछ अधिक है। आज हम बात करेंगे कि मुकम्मल तौर पर एक कहानीकार के रूप में प्रेमचंद क्या हैं, उनका क्या योगदान है हिंदी कहानी में। यदि वे नहीं होते तो हिंदी कहानी का चेहरा और चरित्र कैसा होता। जब प्रेमचंद हिंदी कहानी में आए तब हिंदी कहानी का परिदृश्य कैसा था। क्या प्रेमचंद को एक बनी बनाई जमीन मिली थी या उन्हें जमीन भी तैयार करनी पड़ी थी। अपनी कथा भूमि तो हर कथाकार तैयार करता है, लेकिन जब प्रेमचंद के बाद के लोग आए और उनके भी बाद के लोग आए, जैनेन्द्र के बाद के लोग, अज्ञे के बाद के लोग, तो उन्हें एक पकी हुई जमीन मिली कहानी की, कथा साहित्य की। प्रेमचंद के साथ ऐसा नहीं था। प्रेमचंद जब उर्दू कहानी में आए और बाद में हिंदी कहानी में आए तो उर्दू कहानी और हिंदी कहानी दोनों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। आरंभिक तौर पर हिंदी में कुछ कहानियाँ लिखी गई थीं। 11 वर्ष का समय, दुलाई वाली, इंदुमती, कानों में कंगना जैसी कहानियाँ। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रसिद्ध कहानी, उसने कहा था, लगभग उसी दौर की कहानी है जब हिंदी में प्रेमचंद लिखने लगे थे। उर्दू में तो उनकी महत्वपूर्ण कहानियां आ चुकी थीं। सोजे वतन नाम का उनका पूरा संग्रह अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था। प्रेमचंद जब हिंदी कहानी में आए तो उनके पास पृष्ठभूमि के रूप में जो कथा साहित्य था वह जासूसी का, अय्यारी का, फंतासी का था, यथार्थ से कोसों दूर का। बाद के दिनों में देवकीनंदन खत्री जैसे कथाकारों के कथा साहित्य का अध्ययन नवजागरण के संदर्भ में हुआ है और वो महत्वपूर्ण है, लेकिन सामान्य पाठकों के लिए वे कहानियाँ जादुई कहानियाँ थीं। प्रेमचंद लोगों को जादू के संसार में नहीं ले जाना चाहते थे। प्रेमचंद चाहते थे कि यह जो हाड़ मांस के मनुष्यों की दुनिया है उन्हीं की कहानियाँ कही जाएं। यह जो रोज का दुख दर्द है, रोज का संघर्ष है, इसी संघर्ष में जो थोड़ी सी प्रसन्नता है, जो आंसू है, उसके नमक की कहानियाँ कही जाएं। वो कहीं कोई वायवीय दुनिया नहीं रचना चाहते थे। यह कारण नहीं है कि जैसे ही प्रेमचंद ने कहानियाँ लिखनी शुरू की वैसे ही वे लोकप्रिय हो गए। वैसे ही लोगों को लगा कि यह आदमी तो हमारी बात कह रहा है, बिल्कुल हमारी बात, हमारे आसपास के लोगों की बात कह रहा है। यह वही बात है जो मैं बरसों से सोचता था या जिसके बारे में मैं कहना चाहता था लेकिन कह नहीं पाता था। तो प्रेमचंद जो बहुत बाद में जाकर कहते हैं साहित्य के बारे में, साहित्य की अवधारणा के बारे में, दरअसल अपने लेखन में वे उसे चरितार्थ करना अपने आरंभ में ही शुरू कर देते हैं। एकदम आरंभिक दौर में आते ही स्वाधीनता आंदोलन उनकी दृष्टि में आता है। प्रेमचंद को ये लगता है कि स्वाधीनता आंदोलन पर अगर बात नहीं की गई, स्वाधीनता की बात नहीं की गई, तो फिर कहानी लिखने का मतलब क्या है। यहीं से प्रेमचंद ने वह सिद्धांत निकाला था कि साहित्य का काम मनोरंजन करना नहीं है। साहित्य का काम सोए हुए लोगों को जगाना है, चित्तवृत्तियों को जागृत करना है, चेतना को जागृत करना है, अग्रगामी बनाना है। और उन्होंने स्वाधीनता से संबंधित कहानियाँ लिखी। आप सोजे वतन की कहानियाँ पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह उन्होंने भारतवर्ष की आज़ादी के लिए संघर्ष करने वालों की कहानियाँ लिखीं या ऐसी कहानियां लिखी जिनमें भारतवर्ष के लिए संघर्ष का चित्रण था, जिससे लाखों करोड़ों लोगों ने प्रेरणा ग्रहण की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पसंद कथा साहित्य उस तरह नहीं था। बहुत से लोगों के बारे में उन्होंने लिखा कि उन्होंने कथा साहित्य का भंडार भरा, लेकिन प्रेमचंद के लिए उन्होंने निधि शब्द का प्रयोग किया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के वहाँ प्रेमचंद के लिए बहुत सम्मान दिखाई देता है। ये महत्वपूर्ण बात है। और भी आलोचक जो बाद में आते हैं उनके वहाँ भी दिखाई देता है।
रामविलास शर्मा ने तो अपने जीवन की पहली किताब ही प्रेमचंद के बारे में लिखी। प्रेमचंद अकेले ऐसे कथाकार हैं जिन पर हजारों किताबें इस समय उपलब्ध हैं। उनमें बहुतेरी अच्छी किताबें हैं, कुछ सामान्य किताबें भी हैं। कहने का आशय यह कि ये सब इसलिए हुआ कि प्रेमचंद किसी बने बनाए मार्ग पर चलने वाले कथाकार नहीं थे, कहानीकार नहीं थे। न उन्होंने उपन्यासों के क्षेत्र में यह कार्य किया, न कहानियों के क्षेत्र में कार्य किया। अब बात करें कि प्रेमचंद जब आ गए और प्रेमचंद को यह लगा कि सब कुछ बदल देना है, उनकी कहानियां कहनी है जो रोज संघर्ष कर रहे हैं, मजदूरों की कहानियां कहनी है, किसानों की कहानियां कहनी है, स्त्रियों की कहानियां कहनी है, स्त्रियों में भी जो निम्न वर्गीय स्त्रियां हैं उनकी कहानी कहनी है, जो स्त्रियां परित्यक्ता हैं, जिन्हें पितृसत्ता लगातार सता रही है, जिनका शोषण कर रही है, उनकी कहानियां कहनी हैं। तो प्रेमचंद ने अलग अलग विषय चुनने शुरू किए। इसीलिए प्रेमचंद के बारे में यह कहना कि वे फला के कथाकार हैं अधूरा कथन होता है। यानी प्रेमचंद स्त्री जीवन के कथाकार हैं, या प्रेमचंद किसान जीवन के कथाकार हैं, प्रेमचंद स्वाधीनता आंदोलन के कथाकार हैं। जब हम कहते हैं तो सत्य कहते हैं, लेकिन ये अधूरा सत्य है। प्रेमचंद इन सब से मिलकर बनते हैं। अगर आपको 1901 से लेकर 1936 तक के भारतीय समाज को समझना है, खासकर उत्तर भारतीय समाज को समझना है, तो प्रेमचंद के साहित्य से अधिक विश्वसनीय कोई दूसरी सामग्री नहीं है। बहुत गहराई में उतर करके प्रेमचंद लगभग जीवन के समस्त पक्षों को देखते हैं, समाज के समस्त पक्षों को देखते हैं। हम कुछ बात करेंगे कि प्रेमचंद जब कहानियां, स्त्री जीवन की कहानियां जब प्रेमचंद लिखते हैं तो क्या क्या होता है। आप सिर्फ कहानियों के नाम जब सुनेंगे तो उसी से आपको पता चलेगा कि प्रेमचंद के मन में क्या था स्त्री जीवन को लेकर। जो प्रेमचंद ने स्त्री जीवन से संबंधित कहानियां लिखी हैं, उनके शीर्षक सुनिए। बड़ी बहन, प्रेम की होली, अनाथ लड़की, सौत एक, आहुति, देवी एक, वेश्या, मिस पद्मा, दो बहनें, शांति, ज्योति, कुसुम, सती दो, कातिल की माँ, विध्वंस, विमाता, मर्यादा की बेटी, एक्ट्रेस, सती एक, लैला, स्वर्ग की देवी, माता का हृदय, बूढ़ी काकी, स्वामिनी, माँ, सौत दो, सुहाग का शव, दो सखियाँ, बेटों वाली विधवा, बड़े घर की बेटी, धोखा, ममता, सुभागी। जब स्त्री जीवन की इन कहानियों पर आप बात करने के लिए आगे बढ़ेंगे और लगभग इन सभी कहानियों से गुजरेंगे तो आपको दिखाई देगा कि स्त्री जीवन को समझते हुए प्रेमचंद का फलक कितना विस्तृत हुआ था। लगातार इनमें सामान्य गृहस्थ जीवन की कहानियां हैं, इनमें परित्यक्ता स्त्री की कहानियां हैं, इनमें उन स्त्रियों की बात है जिन्हें समाज ने बाजार में उतार दिया है, जिनका अलग तरह से शोषण होता है। उन स्त्रियों की कहानियां हैं जो लगातार संघर्ष कर रही हैं, दुख में हैं, लेकिन स्वाधीनता आंदोलन के लिए प्राण त्यागने को तैयार हैं, उसमें आहुति देने को तैयार हैं। तो एक तरह से बड़ा वितान बनाते हैं प्रेमचंद स्त्री जीवन को लेकर। इसी प्रकार जब प्रेमचंद किसान जीवन की कहानियां लिखते हैं तो उनके शीर्षक देखिए और आपको पता चलेगा कि किसान जीवन की विविधता को प्रेमचंद किस तरह समझते हैं और किस तरह देखते हैं। आपने बहुत सारी कहानियां प्रेमचंद की पढ़ी होंगी। इनमें से कुछ कहानियां तो आपने अवश्य ही पढ़ी होंगी, पूस की रात जैसी। पूस की रात, बलिदान, सुजान भगत, बाबा जी का भोग, अलग्योझा, नशा, उपदेश, पछतावा, पंच परमेश्वर, ईश्वरीय न्याय, बांका जमींदार, खून सफ़ेद, दो बैलों की कथा, मुक्ति मार्ग, मुक्तिधन, सवा सेर गेहूं। ये वे कहानियां हैं जिन्होंने प्रेमचंद के बारे में ये धारणा बनाई कि प्रेमचंद किसान जीवन के कथाकार थे। इतनी विश्वसनीय कहानियां हैं कि प्रेमचंद किसान जीवन के कथाकार के रूप में प्रसिद्ध हो गए। उपन्यास तो इसमें उनके आए ही आए साथ साथ। इसी तरह जब प्रेमचंद स्वाधीनता आंदोलन की बात करते हैं और स्वाधीनता आंदोलन की कहानियां लिखते हैं, उनके भी शीर्षक देखिए आप और देखिए कि किस तरह से वो इन सब चीज़ों पर विचार कर रहे थे। दुनिया का सबसे अनमोल रतन,
उपदेश, वियोग और मिलाप, दुस्साहस, लाग डांट, आदर्श विरोध, लाल फीता या मजिस्ट्रेट का इस्तीफा, सुहाग की साड़ी, चकमा, बौड़म, सत्याग्रह, मृत्यु के पीछे, जुलूस, पत्नी से पति, समर यात्रा, शराब की दुकान, मैकू, आहुति, होली का उपहार, आखिरी तोहफा, तावान, अनुभव, कातिल की माँ, कानूनी कुमार, दीक्षा, शतरंज के खिलाड़ी, अधिकार चिंता। आहुति का जिक्र स्त्री जीवन की कहानियों के संदर्भ में भी अभी आया था। यह दोनों जगह के पर है। आहुति एक ऐसी कहानी है जिसमें स्वाधीनता आंदोलन भी उसी तरह चित्रित है जिस तरह स्त्री जीवन चित्रित है। तो प्रेमचंद की कहानियों में इस तरह से चीज़ें आती हैं। इसी तरह जब प्रेमचंद दलित जीवन पर विचार करते हैं और दलित जीवन को लेकर लिखते हैं, आप सब जानते हैं कि प्रेमचंद हिंदी के पहले कथाकार हैं जिन्होंने दलित जीवन पर विश्वसनीय कहानियाँ लिखी। उन्होंने उनके संघर्ष को, उनके दुख को, उनकी पीड़ा को विश्वसनीय ढंग से वाणी दी और जो सामाजिक व्यवस्था की क्रूरता है, जो विडंबनाएं हैं, उनको भी रेखांकित किया प्रेमचंद ने। पहले व्यक्ति हैं। सन 30 से लेकर 36 के बीच का उनका जो वैचारिक लेखन है दलित जीवन को लेकर, उसको भी देखा जाना चाहिए, उसको भी पढ़ा जाना चाहिए। और पूरा 1901 से लेकर 36 के बीच में जो उन्होंने तमाम संपादकीय लिखे स्त्री जीवन को लेकर, संपादकीय लिखे उन्होंने स्वाधीनता आंदोलन को लेकर, किसान जीवन को लेकर, देश में बढ़ रही सांप्रदायिकता को लेकर, उन सबको पढ़ने की ज़रूरत है कहानियों के विश्लेषण के साथ। दलित जीवन की जो उनकी कहानियां हैं उनमें से कुछ के नाम मैं यहाँ पर आपके सामने रखता हूँ, याद रखिए इनको। मंत्र 1, कजाकी, मंदिर, शूद्रा, सौभाग्य के कोड़े, जुर्माना, कफन, दूध का दाम, गुल्ली डंडा, ठाकुर का कुआं, दोनों तरफ से, लांछन 2, राष्ट्र का सेवक, सदगति, आगा पीछा, सिर्फ एक आवाज़, घास वाली। ये वे कहानियां हैं जिनमें प्रेमचंद ने भारत के दलित जीवन को ठीक से समझा और अभिव्यक्त किया है। मंत्र 1 से आपको कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। प्रेमचंद ने मंत्र नाम से 2 कहानियां लिखी हैं। मंत्र 1 दलित जीवन से संबंधित कहानी है और जो दूसरी मंत्र है जो शायद आपने पढ़ी हो, डॉक्टर चड्ढा जिसमें आते हैं, वो अलग कहानी है। वहाँ पर भी एक निम्नवर्गीय जीवन जीने वाला व्यक्ति है जो अधिक उदात्त है डॉक्टर जैसे संपन्न व्यक्ति से। प्रेमचंद के वहाँ जब भी मौका आता है वे उन लोगों के जीवन के औदात्य, उन लोगों के जीवन के बड़प्पन को जरूर चित्रित करते हैं जिन्हें सामान्यतः लोग बहुत सामान्य समझ लेते हैं, छोटा समझते हैं, अन्य कारणों से उनको किनारे करने की कोशिश करते हैं। प्रेमचंद की कहानियों में, प्रेमचंद के उपन्यासों में आपको बार बार ये दिखेगा कि प्रेमचंद इससे नहीं चीज़ों को तय करते कि किसके पास कितना धन है, किसके पास कितना बड़ा पद है। प्रेमचंद इससे तय करते हैं कि किसके पास कितना बड़ा मन है, किसके पास कितना बड़ा चरित्र है। इससे प्रेमचंद के वहाँ औदात्य तय होता है। ये मंत्र कहानी में भी आपको दिखाई देगा जो डॉक्टर चड्ढा वाली कहानी है। और दलित जीवन से संबंधित कहानियों में जैसा मैंने निवेदन किया कि आपको वो वाणी मिलेगी जो दलित जीवन को उस प्रेमचंद से पहले नहीं प्राप्त हो पाई थी, उनके निबंधों में भी और उनकी कहानियों में भी। इसी प्रकार प्रेमचंद को ये बराबर लग रहा था कि भारत एक तरफ स्वाधीनता आंदोलन की लड़ाई लड़ रहा है, आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है, एक बड़ा उद्देश्य है भारत के सामने कि अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाया जाए, हटाया जाए, अपना देश, अपना शासन हो, सुराज हो, गांधी जी जिसके लिए कहते थे। लेकिन इसके लिए ज़रूरी था कि धर्म की लड़ाइयाँ भी ना हों, हिंदू मुसलमान में एकता रहे। इसलिए प्रेमचंद ने हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर कहानियाँ लिखीं, उन विडंबनाओं को रेखांकित किया जिनसे विभेद पैदा होते हैं। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी थीं तब, और प्रेमचंद ने ये किया। इससे निश्चित ही स्वाधीनता आंदोलन को और भारतीय समाज को बल मिला था। कुछ कहानियाँ जो इस आशय की हैं, मैं यहाँ पर उनके नाम ले रहा हूँ। आप MA के विद्यार्थी हैं, आपको जो कहानियाँ पाठ्यक्रम में हैं वो तो पढ़ें ही, उसके अलावा भी जो कहानियाँ आपको मिलें इनमें से उनको ज़रूर पढ़ें। फातिहा, जिहाद, हिंसा परमो धर्मः, शुद्ध, न्याय, लैला, राज्यभक्त,
शतरंज के खिलाड़ी, दुनिया का सबसे अनमोल रतन, शेख मखमूर, मंत्र, ईदगाह, दिल की रानी, नशा, पंच परमेश्वर, मनुष्यता का अकाल, ये सब चीज़ें जो प्रेमचंद की ये कहानियाँ हैं, इसके आगे ढेर सारे उनके निबंध हैं हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर, उन्हें भी पढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ पर एक चीज़ और जानकारी के लिए कि अब तक के शोध के अनुसार, अब तक की खोज के अनुसार प्रेमचंद की 301 कहानियों का संदर्भ प्राप्त है। 298 कहानियाँ उपलब्ध हैं प्रेमचंद की, 3 कहानियाँ अभी अनुपलब्ध हैं, ऐसा डॉक्टर कमल किशोर गोयनका ने लिखा है पिछले दिनों। उन्होंने विस्तार से प्रेमचंद पर कार्य किया है, संकलन किया है, तो ये उनकी सूचना है। और ये 298 कहानियाँ जो प्रेमचंद की हैं अब वो उपलब्ध हैं और कई कई संकलनों में उपलब्ध हैं। तो अब प्रेमचंद की कोई भी कहानी ढूंढने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ वहाँ भटकने की ज़रूरत नहीं है। अब तो आप प्रेमचंद की अनेक कहानियाँ तो अब इंटरनेट पर भी उपलब्ध हैं। टेक्स्ट का मामला हो सकता है, कई बार टेक्स्ट में, पाठ में कुछ दिक्कतें समझ में आती हैं, कुछ लोग अपने ढंग से पाठ का संशोधन कर लेते हैं, लेकिन ये प्रेमचंद के वहाँ अब ये दिक्कत नहीं है कि प्रेमचंद की ये चीज़ नहीं मिली, वो चीज़ नहीं मिली, मिल जाती हैं चीज़ें। अब थोड़ी सी बात करें कि प्रेमचंद जब इन कहानियों को लिख रहे थे तो क्या कर रहे थे। प्रेमचंद के पास कहानी लिखने के समय, जब वो कहानी की दुनिया में आए, कहानी के क्षेत्र में आए, तो उनके पास दोनों परंपराएं थीं। भारत की जो आख्यायिका की परंपरा थी वो भी प्रेमचंद के सामने थी, और जो पश्चिम का कथा साहित्य था वह भी प्रेमचंद के सामने था। उनके पास जो पश्चिम के लेखक थे, मोपांसा जैसे लोग, उनकी कहानियाँ भी थीं मॉडल के तौर पर, और हमारे वहाँ जो परंपरागत किस्सागो शैली की कहानियाँ थीं वो सब प्रेमचंद के समक्ष थीं। उन्होंने भारतीय आख्यानों से भी सीखा और पश्चिम की कहानी कला से भी बहुत कुछ ग्रहण किया, और इस ढंग से प्रेमचंद ने अपनी कला का विकास किया। तो ये बात स्पष्ट रहनी चाहिए, ये अकारण नहीं है कि प्रेमचंद के वहाँ किस्सागोई गजब किस्म की है। आप प्रेमचंद को पढ़ना शुरू करते हैं और डूबते चले जाते हैं। यह शायद इसलिए संभव हो पाया कि प्रेमचंद ने जो भारतीय कथा परंपरा है उसको भी आत्मसात किया था। सिर्फ पश्चिम की परंपरा लेते तो भी सफल होते वो, लेकिन शायद इतनी सफलता नहीं मिलती। तो दोनों प्रेमचंद के वहाँ दोनों चीज़ें हैं, आप इनको अलगा नहीं सकते, एक तरह से घुल गई हैं दोनों चीज़ें प्रेमचंद की कहानी कला में। तो ये बात बराबर सामने रहनी चाहिए और याद रखनी चाहिए। और प्रेमचंद की कहानी कला को तो आप तत्काल समझ सकते हैं, जैसे ही आप इंदुमती को, जैसे ही आप दुलाई वाली को, 11 वर्ष का समय को, कानों में कंगना को पढ़ते हैं, और आप दुनिया का सबसे अनमोल रतन जैसी कहानी पढ़ लेते हैं, आपको समझ में आ जाता है कि ये कहानीकार तो थोड़ा भिन्न है, अलग है। आप बड़े घर की बेटी पढ़ते हैं, आपको समझ में आ जाता है कि इस कहानीकार का मिजाज तो बिल्कुल अलग है। भाषा का प्रयोग हो, कहानियों में संवाद की शैली हो, सब कुछ अलग है। यहीं पर एक बात और कि प्रेमचंद ने ये जो लगभग 301 कहानियाँ लिखी हैं, 298 जिनमें से उपलब्ध हैं, इन कहानियों में कोई एक शैली नहीं है। शैलियों की मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि भरमार है। प्रेमचंद ने एक आलाप शैली में कहानी लिखी, प्रेमचंद ने पत्र की शैली में भी कहानी लेखन किया, जिसे बहुत बाद में लोगों ने लिखा और सोचा कि वो नया प्रयोग कर रहे हैं। तो प्रेमचंद ने बहुतेरे प्रयोग किए, बहुत सारी चीज़ें की, चीज़ों को शामिल किया, रखा, और इस तरह से प्रेमचंद ने हिंदी कहानी का विकास किया, हिंदी कहानी को आगे बढ़ाने का कार्य किया। आप लगातार देखें, आप एकदम जिन कहानियों से आप परिचित हैं, पूस की रात, ईदगाह, पंच परमेश्वर जैसी कहानियों का भी आप शिल्प देखें, आपको ये समझ में आ जाएगा कि प्रेमचंद बिल्कुल अलग कार्य कर रहे थे। उनके सामने एक तरफ तो कहानी लिखने की जिम्मेदारी थी, दूसरी तरफ हिंदी कहानी के विकास की भी जिम्मेदारी थी उनके सामने। उनको लगातार हिंदी कहानी का फलक विस्तृत करना था, कथ्य से लेकर शिल्प तक, और यह कार्य वो लगातार कर रहे थे। उस समय जब प्रेमचंद ने पत्र शैली में कहानी
लिखने का कार्य किया, तब हिंदी में कोई सोच भी नहीं सकता था कि पत्र शैली में कहानी हो सकती है, एक आलाप शैली में कहानी हो सकती है, सिर्फ संवाद शैली में कहानी हो सकती है। ये लोग सोच भी नहीं पाते थे। प्रेमचंद ने ये प्रयोग किए, सफल प्रयोग किए अपनी कहानियों में। और बार बार जो वाक्य हम लोग कहते हैं कि अकारण नहीं है कि आज भी प्रेमचंद की कहानियाँ सबका कंठाहार बनी हुई हैं। सब लोग प्रेमचंद को पढ़ना चाहते हैं। नई चित्तवृत्तियों के लोगों को हो सकता है कि बहुत सारे सत्य का पता नहीं है, इसलिए प्रेमचंद के पास जाने में उनको असुविधा होती हो, लेकिन एक बार अगर वे भी चले गए तो प्रेमचंद को प्रेम किए बिना नहीं रह सकते। प्रेमचंद की कहानियों में वो ताकत है, और वो ताकत सत्य की ताकत है, शिल्प की ताकत है, भाषा की ताकत है, किस्सा गोई की ताकत है। आप प्रेमचंद को पढ़ते जाते हैं और अपने देश और समाज को समझते जाते हैं। एक साथ दोनों कार्य, यानी आप कहानी भी पढ़ रहे हैं, आप साहित्य पढ़ रहे हैं, आप साहित्य को समझ रहे हैं, उसका साहित्यिक महत्व तो है ही, इसके साथ साथ आप समाज और संस्कृति को भी समझ रहे हैं। यह एक और बड़े महत्व की चीज़ है और बड़ी बात है। यह याद रखने की चीज़ है और इसको समझने की ज़रूरत है। प्रेमचंद के वहाँ एक चीज़ और समझें कि प्रेमचंद कहानी में कला के आग्रही हैं, शिल्प पर वो प्रयोग करते हैं, लेकिन प्रेमचंद उन लोगों में से नहीं थे जो कहानी को कला में ही ले जाकर बिला दें, खो दें। प्रेमचंद के लिए कला माध्यम है, वह साधन है, साध्य नहीं है। प्रेमचंद के लिए साध्य जो है, प्रेमचंद के लिए साध्य जो कहानियों का प्राण तत्व है वह साध्य है, जो विषय वस्तु है वह साध्य है। वही जो जीवद्रव्य है कहानियों का, प्रेमचंद उसको रेखांकित करना चाहते थे अपने लेखन से। और इसीलिए लोगों को अक्सर आप कोई मिलेगा आपसे और वो जिक्र करेगा तो प्रेमचंद की कहानियों के सार का जिक्र करता है, मंत्र कहानी का जिक्र करेगा तो उसके जो मूल बात उसको याद रहेगा कि जिसके बच्चे के साथ डॉक्टर चड्ढा ने अन्याय किया, उसी ने डॉक्टर चड्ढा के बच्चे को बचा दिया। यह जो औदात्य है उसका जिक्र करेगा। पूस की रात का जिक्र करेगा तो वह उस क्षण का जिक्र करेगा जिस क्षण वो निर्णय लेता है कि उसे अब मजदूर बन जाना चाहिए, सब कुछ उसका लुट जाता है। या उस क्षण का जिक्र करेगा जब उसे कंबल के लिए इकट्ठा किए गए पैसों को देना पड़ता है साहूकार को। ईदगाह का जिक्र करेगा तो मार्मिक पक्ष उसको याद रह जाते हैं, हामिद का चिमटा खरीदना, और उसके मन में चल रही चीज़ें याद रह जाती हैं। पंच परमेश्वर की जो ईमानदारी है वो याद रह जाती है स्मृति में। जब वो ठाकुर का कुआं का जिक्र करता है तो विद्रूपता उसके मन जेहन में छाई रह जाती है। जब वो दूध का दाम की बात करता है तो सामाजिक विद्रूपता उसके जेहन में बची रह जाती है, और शायद इससे सीखते हुए वो उन विद्रूपताओं से दूर होने की कोशिश करता है। ये बड़ी उपलब्धि है। कहानी का काम यह नहीं है कि सिर्फ वो सत्य बताए, कहानी का यह कार्य भी है कि यदि सत्य अप्रिय है, उस सत्य को बदला जाना है, तो ऐसे सत्य के प्रति सार्थक घृणा भी पैदा करे। और प्रेमचंद की कहानियों ने उन चीज़ों के प्रति सार्थक घृणा पैदा की जिनको बदला जाना जरूरी था या जिनको बदला जाना जरूरी है। वो अंग्रेज़ों की गुलामी हो या हमारी सामाजिक व्यवस्था के दोष हों, तो प्रेमचंद के वहाँ ये चीज़ भी लगातार दिखाई देती है। ये समझने की ज़रूरत है, रेखांकित करने की ज़रूरत है। कहानीकार प्रेमचंद पर बात का यह मतलब नहीं है कि सिर्फ कहानियों का जिक्र कर दिया जाए, उनकी संख्या बता दी जाए। यह भी नहीं है कि हर कहानी को अलग अलग बताया जाए। मुकम्मल आप समझें कि प्रेमचंद कहना क्या चाहते थे। तो प्रेमचंद ने लेखन के लिए बहुत स्पष्ट ढंग से विषय चुने। स्वाधीनता आंदोलन, स्त्री जीवन, हिंदू मुस्लिम की एकता, दलित जीवन, किसान जीवन, इसके अलावा कुछ और भी सांस्कृतिक जो पहलू हो सकते हैं, मनोवृत्ति जैसी कहानी उन्होंने लिखी कि एक अकेली स्त्री को देख करके लोग किस तरह सोचते हैं। जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था है, जो पितृसत्ता है, इसमें स्त्रियां भी किस तरह से उसी आईने में अपना चेहरा देखने लगती हैं जो पितृसत्ता ने तैयार किया है। तो मनोवृत्ति जैसी कहानी भी लिखी जो सांस्कृतिक विरेचन का कार्य करती है, जहां पर हमारा सांस्कृतिक विरेचन होता है, कैथारसिस होती है। तो प्रेमचंद ने यह कार्य भी किया। यह महत्वपूर्ण चीज़ है। तो प्रेमचंद की कहानियों की इस तरह से विविधता आप देखते हैं। बलिदान जैसी कहानी दूसरी कक्षाओं में भी हम उसका जिक्र कर चुके हैं।
बलिदान जैसी कहानी लिखी उन्होंने कि किसान किस हद तक अपनी जमीन से प्रेम करता है, अपने खेतों से प्रेम करता है, और वह उसके लिए संपत्ति नहीं है, वह उसके लिए उसकी आत्मा का एक अंश है। और अपनी आत्मा से कोई कैसे अलग रह सकता है? संपत्ति हो तो कुछ दिन तक खो जाने के बाद आप उसके विकल रहते हैं, परेशान रहते हैं, फिर घाव भर जाता है। लेकिन अगर आत्मा खो जाए तो फिर आप क्या करेंगे? तो बलिदान जैसी कहानियों में आत्मा खो गई है किसान की, उसकी जमीन हड़प ली गई है, इसलिए वो मर जाता है और उसकी आत्मा भटकती है उस खेत के चारों ओर। ये भूत प्रेत की कहानी नहीं है। तो प्रेमचंद इस तरह का विषय लेकर के आते हैं। उस दौर में एक तरह की फंतासी रचते हुए ये कार्य करते हैं प्रेमचंद। विध्वंस जैसी कहानी लिखते हैं जिसमें भूजा भूजने का कार्य करने वाली स्त्री को जिस तरह सताया जाता है और जिस तरह से उसकी आह लगती है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। प्रेमचंद प्राकृतिक न्याय में भी विश्वास करते थे, वो सामाजिक न्याय में विश्वास करते थे, प्राकृतिक न्याय में भी विश्वास करते थे। उन्हें लगता था कि चीज़ें होती हैं। तो विध्वंस जैसी कहानी भी प्रेमचंद लिखते हैं। ये सब देखने की ज़रूरत है, लगातार समझने की ज़रूरत है। वे ऐसी कहानियाँ भी लिखते हैं जिनमें पितृसत्ता में स्त्रियों को छोड़ दिया जाता है और फिर वो लाचार हो जाती हैं। वे स्त्रियाँ जो आधी आबादी हैं, वे स्त्रियाँ जिनके बल पर समाज चलता है, समाज अग्रगामी बनता है, उन स्त्रियों के बारे में कोई सोचने वाला नहीं। प्रेमचंद ने अपने निबंधों में भी स्त्री जीवन को लेकर चिंता व्यक्त की, उनकी पढ़ाई को लेकर चिंता व्यक्त की, स्त्री शिक्षा को लेकर के उन्होंने निबंध लिखे और कहानियों में भी उसका संदर्भ लिया, अपने उपन्यासों में भी उसका संदर्भ लिया। मैं हिंदू मुस्लिम एकता के संदर्भ में कह रहा था कि उन्हें बार बार लगता था कि भारतीय समाज एक मुकम्मल इकाई है, भारतीयता एक मुकम्मल इकाई है और उसे बांट कर नहीं देखना चाहिए। और जो लोग बंट रहे हैं वे लोग जाहिर है कि राष्ट्र को कमज़ोर कर रहे हैं। तो प्रेमचंद अनन्य राष्ट्र प्रेमी व्यक्ति थे, अनन्य राष्ट्र प्रेमी व्यक्ति थे। राष्ट्र उनके लिए बड़ा मूल्य था, बहुत बड़ा मूल्य था, बल्कि कहना चाहिए सबसे बड़ा मूल्य था, राष्ट्र और राष्ट्र में रहने वाले लोग। तो प्रेमचंद के वहाँ ये चीज़ आपको दिखाई देगी, एक कहानीकार के रूप में जहाँ से वे चले, एक ऐसी ज़मीन जो एकदम कहेंगे कि ऐसी पड़ी हुई थी जिसे आप कह सकते हैं कि ऊसर पड़ी हुई थी, पथरीली थी, जो भी आप शब्दावली इस्तेमाल करना चाहें, उसको प्रेमचंद ने उर्वर बनाया, कहानी के लिए उर्वर बनाया। और वो इतनी उर्वर हुई कि प्रेमचंद के साथ साथ जयशंकर प्रसाद भी आए, उन्होंने भी उर्वर बनाया उसे, उनको भी श्रेय मिलता है इसका। उसके बाद जैनेन्द्र जैसे कथाकार आते हैं, रेणु जैसे कथाकार आते हैं, अज्ञे जैसे कथाकार आते हैं, यशपाल आते हैं, आप नाम गिनते जाइए, धर्मवीर भारती आते हैं, आप नाम गिनते रहिए। आपको ऐसे रचनाकार मिलते हैं, ऐसे कहानीकार मिलते हैं जिन्होंने हिंदी कहानी को वह ऊंचाई दी कि किसी भी भाषा के समक्ष आप हिंदी कहानी को ले जाते हुए संकोच नहीं करेंगे। आज हिंदी कहानी की स्थिति विश्व की किसी भी भाषा की कहानी से किसी भी मामले में कमज़ोर नहीं है। इसका श्रेय प्रेमचंद जैसे लोगों को जाता है, जयशंकर प्रसाद जैसे लोगों को जाता है। और प्रेमचंद को इसलिए जाता है कि प्रेमचंद ने कथाभूमि के लिए, कथावस्तु के लिए किसी वायवीय दुनिया की कोई ज़रूरत नहीं समझी। उन्होंने हमारी और आपकी कहानियाँ कहीं, हमारे पूर्वजों की कहानियाँ कहीं, हमारे पूर्वजों के दुख और संताप की कहानियाँ कहीं, उनके संघर्ष की कहानियाँ कहीं। जैसा मैंने आरंभ में कहा कि उनके आंसू में जो नमक था, उस नमक को उन्होंने अपनी कहानी का विषय बनाया। स्त्रियों के आंसू में जो नमक होता है, पहली बार हिंदी कहानी में किसी ने स्त्री के आंसू के नमक को अगर समझा और उसे व्याख्यायित किया तो प्रेमचंद थे। ऐसे प्रेमचंद को बार बार पढ़ने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। मौका मिले तो उनकी सभी कहानियों से गुजरिए और मुकम्मल तौर पर कहानीकार प्रेमचंद को समझिए। यह एक विद्यार्थी के रूप में भी आपकी उपलब्धि होगी और एक समाज के नागरिक के रूप में भी आपकी उपलब्धि होगी। धन्यवाद।